नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2020 खबरों के बाद आइए बात करते हैं आज सुबह की बड़ी खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां के कालकाजी मंदिर में झगड़े के बाद एक सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। और घटना कल रात 9:30 बजे की है, जब पुलिस को मंदिर में झगड़े की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर यह पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने सेवादार पर हमला कर दिया। सेवादार को डंडों मुक्कों से बुरी तरह से पीटकर घायल किया गया। गंभीर रूप से घायल सेवादार एम्स ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इलाज के दौरान सेवादार की मौत हो गई। मृतक योगेंद्र सिंह 35 साल के थे, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले थे। योगेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से कालकाजी मंदिर में सेवादार थे। ये वीडियो आप उस वक्त का देख रहे हैं जब कालकाजी मंदिर में एक सेवादार को देखिए कैसे कुछ लोग बेरहमी से डंडों से पीट रहे हैं। ये जो वीडियो सामने आया है ये उस वक्त का है जब प्रसाद वितरण को लेकर कुछ बात हुई, और उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद लोगों ने मुक्कों से डंडों से सेवादार को पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तस्वीर उन सेवादार की आप देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन पर इन लोगों का कहर टूटा और गंभीर हालत में इन्हें एम्स ले जाया गया ट्रॉमा सेंटर, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात के वक्त मौजूद लोगों ने आरोपी अतुल पांडे को पकड़कर पुलिस के हवाले तो जरूर कर दिया, लेकिन अभी जो दूसरे आरोपी हैं जो इस हत्या में शामिल हैं, उनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कालकाजी मंदिर में दरअसल कल पूजा के बाद प्रसाद वितरण होना था, और उसी प्रसाद वितरण को लेकर सेवादार योगेंद्र सिंह से कुछ लोगों की पहले कहासुनी हुई, और उसके बाद वो इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने योगेंद्र सिंह पर मुक्कों से हमला कर दिया। उसके बाद उन पर डंडों की बौछार की गई, और इसी दौरान उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से लोगों ने पीटा सेवादार को, और पुलिस के पास कौन कौन से लोग हैं जो हिरासत में लिए गए हैं, लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये कृत्य किया था, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था? देखिए, कल की घटना है। तस्वीरें हम आपको इस समय कालकाजी मंदिर से भी दिखा रहे हैं। इसी तरीके की भीड़ रोज कालकाजी मंदिर में आती है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि विशेष प्रसाद जो चुनरी है माता की चढ़ाई हुई वो उनको दी जाए, मगर सभी को ये विशेष प्रसाद देना संभव नहीं हो पाता है। इसी प्रसाद को लेने और देने के चलते मंदिर से ही विवाद शुरू हुआ। कुछ भक्त जो अतुल नाम बताया जा रहा है, जो फिलहाल आरोपी भी है, मंदिर में दर्शन के लिए आए थे अपने साथियों के साथ, और जब सेवादार से विशेष प्रसाद मांगा गया तो मना करने पे पहले मंदिर में बहस हुई, और उसके बाद इंतजार किया गया सेवादार के बाहर आने का, क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और फिर देखिए, आप अभी भी आज देखें कि किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं। लोग अंदर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हालात कल भी थे। ऐसे में लोग जो है वो अपना गुस्सा सबसे पहले सेवादारों पे उतारते हैं, जो उन्हें लाइन में लगने के लिए कहते हैं या फिर विशेष प्रसाद की जिद ना करने का आग्रह करते हैं। अनामिका, सेवादार पर जिन लोगों ने हमला किया, क्या उन सभी की पहचान हो गई है? कितने लोग बताए जा रहे हैं? देखिए, 4 लोग वीडियो में दिख रहे हैं, जिसमें से 2 लोगों की पहचान अभी हुई है, और एक अतुल नाम के व्यक्ति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 2 लोग जो सेवादार हैं उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं, और 2 लोग उन्हें वहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वीडियो में कई लोग हैं जो इस पूरी घटना के चश्मदीद बने, जिन्होंने बाद में पुलिस को जानकारी भी दी। सीसीटीवी में जो वीडियो आया उससे साफ है कि अतुल ने जो सेवादार है उसका इंतजार मंदिर के बाहर किया, और जब वो घात लगा के बैठा हुआ था, जैसे ही सेवादार मंदिर के बाहर गया तो उस पे जो डंडे हैं वो मारने शुरू किए, लात। लेकिन अनामिका, इस पूरे तस्वीर में सबसे बड़ी बात है कि जो मैनेजमेंट है मंदिर के, उनके तरफ से कोई बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि वहां पर क्या सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि जिसको मारा गया, जिसको पीटा, क्या वो अकेले थे, ज्ञानेंद्र सिंह? और दूसरी बात यह है कि बाकी लोग कहां पर मौजूद थे जो सेवादार थे?
देखिए, जो सेवादार होते हैं वो मंदिर के अंदर मौजूद होते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर आने जाने की व्यवस्था देखते हैं, लेकिन जो वीडियो है वो मंदिर के बाहर का है। जाहिर है जब सेवादार मंदिर के बाहर गया तो उसका इंतजार किया जा रहा था, उस पर नजर रखी गई थी, यानी चिन्हित कर लिया गया था कि किस सेवादार से लड़ाई हो रही है और किससे बदला लेना है। पूरी बदला की भावना से कई घंटों बाद सेवादार के इंतजार करने के बाद मंदिर के बाहर उस पर हमला किया गया, जहां पे उसके साथी मौजूद नहीं थे, बाकी सब मंदिर के अंदर थे। और विवाद भी जो अमित शुरू हुआ था वो मंदिर के अंदर ही शुरू हुआ था। वहां पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे, लेकिन वो भी डरे हुए थे, उन्होंने भी बीच में आके बचाने की कोशिश नहीं की थी। देखिए अनामिका, आप कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि जो ये मौत हुई है और जिस तरह से मारा गया है यहाँ पर सेवादार को, इसके पीछे पूरी प्लानिंग की गई थी और पूरी प्लानिंग करके उनके ऊपर हमला किया गया था। और जिस तरह से मारा गया, अगर वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि उनके सिर पर खून सवार था। वो चाहते थे कि इनको, यानी कि जो यहाँ पर था सेवादार, उसको मौत के घाट उतार दिया। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। रामबन में बादल फटने की घटना घटी। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुई। मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। और जहां मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की जान गई है, तो करीब 5 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के बाद आए मलबे के चलते कई घर भी बह गए। तो रामबन जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पहले बारिश के बाद मलबा, पानी, पत्थर, सब कुछ जब बहकर नीचे आया तो उसने कई मकानों को तबाह कर दिया। अब इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन रेस्क्यू करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना मलबा आया है, कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। अब इन्हें हटाकर लोगों की तलाश करने में काफी वक्त लग जाएगा। और जो तेज धार है यहाँ पर पानी की, उसमें जो बह गया है, उसको फिलहाल रेस्क्यू कर पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से आ रही है, जहां के गौहर घाटी में कल देर रात फ्लैश फ्लड आने से काफी नुकसान की खबर है। फ्लैश फ्लड से पानी के साथ नीचे आया मलबा कई घरों तक घुस गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फ्लैश फ्लड के बाद किस तरह का नुकसान हुआ, कैसे मलबे की वजह से लोग परेशान हैं, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड की ये घटना गौहर घाटी के कटवांडी गांव की है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। कोई इस फ्लैश फ्लड की, इस मलबे की चपेट में नहीं आया है, लेकिन चूंकि आधी रात को ये फ्लैश फ्लड आया तो भारी नुकसान माल का जरूर हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर बदस्तूर जारी है। चंबा जिले के भरमौर की बात करें तो यहां पर भारी बारिश हुई और इसी के कारण मणि महेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड में इनकी मौत हो गई। वहीं हजारों श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। लंबी कतारें जो आपको दिख रही हैं, सैकड़ों लोगों की ये फंसे हुए हैं, जिनको अब बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों को बसों में बिठाकर वापस भेजा जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं की सहायता के लिए जरूरी बचाव उपकरण साथ लाए गए हैं। 60 टीमें तैनात की गई हैं। और दूसरी ओर आज मौसम विभाग ने हिमाचल में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, ऊना में अगले 18 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। और उत्तराखंड में मानसून का भयावह मंजर देखने को मिला है, जहां पर बाढ़, बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बादल फटने के चलते भारी तबाही मची है। गुरुवार को बादल फटने के बाद आए मलबे से जनजीवन और संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 11 लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई हैं। ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ ने रुद्रप्रयाग में 40 तो कुंभ गांव में 30 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में कुदरत के कहर से बचने की अभी जो संभावनाएं हैं वो कम ही नजर आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर बारिश का दौर अगले 1 हफ्ते जारी रहेगा। नदियां उफान पर हैं, सब बहा ले जाने पर आमादा हैं। आवाज सुनकर ही डर लग रहा है और ऊपर से बादल फटने के बाद आ रहा मलबा परेशानी और बढ़ा रहा है।
हाल आप खुद देख सकते हैं, घरों मंदिरों के अंदर तक सैलाब बह रहा है, मानो ये कोई दरिया हो। उत्तराखंड में मानसून ने हाहाकार मचा रखा है। कभी लैंडस्लाइड मुसीबत बन रही है तो कभी बाढ़ और क्लाउड बर्स्ट लोगों की जान ले रहे हैं। कुल मिलाकर हर तरफ भयंकर तबाही मची है। गुरुवार रात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग अभी भी लापता हैं। घर मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं और एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। एसडीआरएफ ने रुद्रप्रयाग में 40 और कुंभ गांव में 30 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि रुद्रप्रयाग के वासु केदार में बादल फटने से आधा दर्जन गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई परिवार अब भी मलबे में फंसे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी भी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। नतीजा, श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे अलकनंदा नदी में समा गया, जिसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई इलाकों में अभी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिला मुख्यालय में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मंदिर में रहने वाले साधु संतों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। वहीं तहसील बसु केदार में बादल फटने से तबाही मची हुई है, जिससे 40 से 45 परिवार खतरे की जद में हैं। प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से कई नेशनल हाईवे बंद हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर मलबा आ गया है, जहां गाड़ी फंसी हुई है। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के मुताबिक बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में कुदरत के कहर से लगभग आधा दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसे लेकर जगह जगह प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ये सभी लोगों से निवेदन है, पानी काफी बढ़ रहा है, गंगा मैया उफान पे है। आप लोग सावधानी पूर्वक रहें और दुकान न खोलें, ये दुकान न खोलें और यात्रियों को भी सूचित करते रहें। लगातार खतरा बना है। वहीं हल्द्वानी में रानीबाग के पास भीमताल मार्ग पर पुल के पास भारी मलबा आने से यातायात पूरी तरह से बाधित है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे भीमताल, कैंची धाम, अल्मोड़ा समेत कुमाऊं की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। हालांकि प्रशासन लगातार मलबा हटाने में जुटा है। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पैनी नजर रख रहे हैं। वहीं आज भी चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून के लिए अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक इसी तरह भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो वहीं पंजाब में अमृतसर से लेकर गुरदासपुर, तरनतारन से लेकर कपूरथला तक आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। सड़कों से लेकर खेत खलियान और घर मकान सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। और राज्य में बाढ़ से अब तक करीब 350 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 7 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिला है, तो गुरदासपुर सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुआ है। गुरदासपुर के कई इलाके जलमग्न हैं। कालानौर में कई फीट तक पानी भर गया है, तो करतारपुर कॉरिडोर की तरफ जाने वाले स्टेट हाईवे में पानी में डूबा हुआ पूरा इलाका नजर आ रहा है। हालांकि कई इलाकों में पानी का लेवल फिलहाल कम जरूर हुआ है और यही कारण है कि स्थानीय लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में अब थोड़ी सी मदद मिल पा रही है। सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। पंजाब से सटे हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है। सिंचाई विभाग ने अनुमान लगाया है और उस अनुमान के मुताबिक टांगरी नदी में करीब 36,000 क्यूसेक पानी आया है और यही कारण है कि इस तरह के बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में अब टांगरी नदी का पानी 17 से ज्यादा कॉलोनियों तक पहुंच गया है। और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर नदी नाले उफान पर है, तो राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए चिंता का विषय बन गया है। यमुना नदी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। सबसे ज्यादा प्रभाव यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास नजर आ रहा है। निचला इलाका ये है। नदी का पानी चूंकि तेजी से बढ़ रहा है और यही कारण है कि किनारों से पानी बाहर भी आने लगा है। दरअसल हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और यही कारण रहा कि यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा। लो लाइंग एरिया पर बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है, जहां अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बन गया है। यमुना नदी इस समय उफान पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना के जो निचले इलाके हैं वहां पे अब घरों में पानी भरने लगा है। हथनीकुंड बैराज से
दिल्ली के लिए लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा लोगों को सता रहा है। फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट लगातार नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में लोगों को कह दिया गया है कि जैसे ही घरों में पानी आ रहा है रिलीफ कैंप की तरफ जाए, क्योंकि हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल में नदियां उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अमेरिका की अपील अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। टैरिफ को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए टैरिफ को असंवैधानिक बताया और कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के लगाए हुए ज्यादातर टैरिफ गैरकानूनी है। अदालत का यह फैसला उस नीति को बड़ा झटका है जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का अहम हथियार बताया था। हालांकि अदालत ने कहा है कि ये टैरिफ फिलहाल लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए वक्त हो। और बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग देशों पर अपने हिसाब से टैरिफ लगाए हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पक्षपाती बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कोर्ट ने गलती से कहा है कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए तो ये देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। अमेरिका अब और भारी व्यापार घाटे को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस टैरिफ वॉर के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दो अहम देशों के दौरे पर हैं। इस वक्त वो जापान पर मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है और कल की तरह आज भी प्रधानमंत्री मोदी का दिन बहुत व्यस्त रहने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा के साथ लंच करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी टोक्यो में बुलेट ट्रेन का सफर करने पहुंचे हैं और टोक्यो से इस वक्त तो बुलेट ट्रेन के जरिए नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ संवाद भी करेंगे और उसके बाद एक फैक्ट्री में भी दौरे के लिए जाएंगे। पीएम ने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के गवर्नर्स के साथ मुलाकात की। नेशनल गवर्नर्स की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कर चुके हैं। उनसे शहर प्रशासन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, स्टार्टअप और एसएमईज पर भी चर्चा हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम टोक्यो में इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा है, जहां जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे के आसपास पीएम मोदी टोक्यो से चीन के तियानजिन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो एससीओ शंघाई समिट में शामिल होंगे। जापान से प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर को 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीन में मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की समिट में हिस्सा लेंगे, जहां अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच भारत, पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होने वाली है, जहां एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए मुश्किल और बढ़ेगी। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग है, द्विपक्षीय वार्ता है। इसके अलावा मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी 1-to-1 मीटिंग करेंगे। और इस बार एससीओ समिट बीजिंग के पास तियानजिन में हो रहा है और इसमें 20 देशों के नेता और 10 इंटरनेशनल संगठनों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। चीन ने इस समिट के लिए जबरदस्त तैयारी की है। दुनिया के तमाम देशों के साथ अमेरिका के टकराव के बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एससीओ समिट को चीन के ग्लोबल पावर प्रेजेंटेशन के तौर पर देख रहे हैं। इसके लिए तियानजिन शहर में खास तैयारियां की गई हैं। इस मीटिंग से पहले चीन के मीडिया में 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की खूब चर्चा हो रही है। और चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तियानजिन पहुंचेंगे और 1 सितंबर तक वो यहां पर रहेंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यहां पर होंगे। 3 सितंबर तक उनकी मौजूदगी चीन में होगी और जिस तरह का जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हाल ही में देखने को मिल रहा है, उसके लिहाज से ये एससीओ समिट बेहद अहम होने जा रहा है। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक चिट्ठी भारत में जरूर वायरल हो रही है, लेकिन ये चिट्ठी मार्च के महीने में लिखी गई थी। और अगर ताजा घटनाक्रम पर अगर नजर डालें, जिस तरह से एक तरफ ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर जो है वो चला हुआ है, अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ की बौछार भारत पर लगाई है और इतने ज्यादा
कड़े टैरिफ जो है भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन का युद्ध है। तमाम जियोपॉलिटिकल घटनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर के पूरी दुनिया की नजरें जो है इस एससीओ समिट पर भी टिकी होंगी कि क्या निकल करके इस एससीओ समिट से आता है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। बायलैटरल मीटिंग्स होंगी उनकी, रूस के राष्ट्रपति के साथ भी होंगी और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी होंगी। और इसके अलावा वो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में भी काफी सारे जो समिट के जो कार्यक्रम हैं उसमें भी हिस्सा लेंगे। शनिवार को देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचेंगे और फिर 1 सितंबर को उनकी वापसी भारत के लिए होगी। विजयलक्ष्मी, इंडिया। और इस बीच रूस की तरफ से भी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर कंफर्मेशन आ चुका है। क्रेमलिन यानी कि जहां से ये पूरी सत्ता चलती है वहां से नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने शुक्रवार को बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को चीन के त्यांजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। यूरी उशाकोव ने बताया कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच अहम है और दिसंबर में होने वाली मुलाकात को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा की जाएगी। अमेरिकी टैरिफ के बीच हो रही एससीओ की बैठक पूरी दुनिया के लिए खास इसलिए है क्योंकि नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर सबकी नजर इस बैठक पर होगी। टैरिफ के बाद जिस तरह से दुनिया की राजनीति में बदलाव आया, ऐसे में भारत की कोशिश होगी कि वो खुद को बदले वैश्विक माहौल में एक मजबूत पावर के रूप में स्थापित कर सके। अब राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की बात कर लेते हैं, जिसका आज 14वां दिन है। आज लालू यादव के गढ़ छपरा, सारण, आरा और भोजपुर से होकर ये यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और अखिलेश यादव छपरा में यात्रा में शामिल होंगे और भोजपुर तक जाएंगे। यात्रा के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 1 सितंबर को पटना में यात्रा खत्म होगी और वहीं यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यात्रा से बीजेपी डर गई है, एनडीए के नेताओं में बेचैनी है और तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार बिहार से एनडीए की विदाई होगी। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव को आपने सुना। वहीं यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पटना से छपरा पहुंच रहे हैं और आज चूंकि तेजस्वी भी इस यात्रा में तो शुरू से ही शामिल रहे हैं, अखिलेश भी इसका हिस्सा होंगे। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन तय है। जैसे अवध से हटाया वैसे ही मगध से भी हटाएंगे। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है कि वो पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। ये इस्तेमाली पार्टी है, लोगों को बर्बाद कर देती है इस्तेमाल करने के बाद। कि अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को। और पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के आरोपी मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रिजवी को दरभंगा से गिरफ्तार किया। मोहम्मद रिजवी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली दी थी और पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए भी कह रही है। शुक्रवार को पटना में आपने तस्वीरें देखी, बीजेपी का प्रदर्शन था। कांग्रेस ऑफिस के बाहर से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प देखने को भी मिली। दोनों पक्षों की तरफ से इस दौरान जमकर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर तक चल गए। आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अजय राय ने मोहन भागवत के एक बयान पर विवादित बयान देकर तीखा हमला बोला। अजय राय ने कहा कि संघ प्रमुख पहले खुद शादी करें और संघ के लोगों को शादी करने को कहें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस में महिलाओं की मौजूदगी नहीं है और उनका सम्मान भी नहीं होता है। अजय राय का यह बयान
संघ प्रमुख के उस बयान के बाद आया जिसमें संघ प्रमुख ने 3 बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी। भागवत ने तर्क दिया था कि इससे जनसंख्या में संतुलन बना रहता है और समुचित विकास सुनिश्चित होता है। लेकिन अजय राय ने संघ प्रमुख के सुझाव को सियासी मुद्दा बना दिया। बड़ा इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक भरी हुई है। वहाँ तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा